गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, SPCGCA MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। आज फिर मैं आपके सामने सांख्य दर्शन पर ही एक और व्याख्यान लेकर उपस्थित हूँ। अब तक हमने सांख्य दर्शन की चर्चा की, उसमें बहुत सारी बातें देखी जानी। मैं पुनः स्मरण में ला दूं कि आज से पूर्व हमने सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन हैं, सांख्य दर्शन से संबंधित प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, सांख्य का प्रयोजन क्या है, त्रिविध दुख क्या है, सांख्य द्वारा इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारे के लिए प्रदत्त उपाय कौन से हैं और लौकिक उपायों की सांख्य ने किस प्रकार से आलोचना की है, सत्कार्यवाद से क्या तात्पर्य है, कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में सत्कार्यवाद जो सांख्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है वो किस प्रकार से इसके प्रतिपादन में असत्कार्यवाद का खंडन करते हैं, 3 गुणों का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, आदि आदि बातें हमने अब तक की। साथियों, सांख्य दर्शन के बारे में कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रथम कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और हम हर उस दर्शन को या हर उस सिद्धांत को द्वैतवादी कहेंगे जो 2 मूल तत्वों की सत्ता स्वीकार करके चलता। 2 मूल तत्व जो स्वरूप से एकदम भिन्न हो और सत्ता की दृष्टि से भी एक दूसरे से स्वतंत्र हो। प्रकृति और पुरुष, ये 2 मूल तत्व सांख्य में स्वीकार किए गए हैं जो सत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो सांख्य दर्शन के संदर्भ में पहली बात जो याद रखने की है वो ये कि सांख्य दर्शन शुद्ध द्वैतवादी है। द्वैतवादी ड्यूलिज्म को मानने वाला है, प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों को मानता है। और दूसरी बात कि ईश्वर के अस्तित्व को सांख्य दर्शन स्वीकार नहीं करता। इस दृष्टि से सांख्य दर्शन को हम अनिश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। ये भी सांख्य दर्शन की एक विशिष्टता है जो हमें याद रखनी चाहिए। भारतीय दर्शन में हम दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक यूँ कहकर 2 अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित करते हैं और हमारे पास आस्तिक और नास्तिक कहने का जो आधार है वो 3 है, ईश्वर, परलोक और वेद। तो सांख्य दर्शन ईश्वर की दृष्टि से नास्तिक है, लेकिन चूंकि वेदों की प्रामाणिकता में यह विश्वास करता है, इस दृष्टि से सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है। यह भी एक बात जो है वो सांख्य के संदर्भ में याद रखनी चाहिए। और अगली बात जो मैं आपको यहाँ आग्रह करूँ तो याद रखने की है वो ये कि जो 2 मूल तत्व हैं, सांख्य दर्शन अपने सृष्टि की विकास प्रक्रिया के सिद्धांत में इन्हीं 2 मूल तत्वों से, खास तौर से प्रकृति से 23 अन्य तत्वों की उत्पत्ति मानता है, जिसमें महत है, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, महत, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। ये 23 तत्व जो हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और सारा खेल, सृष्टि का जो सारा खेल है वो इन्हीं 23 तत्वों का खेल है। अंत में जो उत्पन्न होने वाले तत्व है 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन्हीं 5 महाभूतों से शेष सृष्टि की विविधतापूर्ण तत्वों की उत्पत्ति होती है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा और वो ये कि सांख्य दर्शन का जो लक्ष्य है वो है अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जिसे हम सांख्य की भाषा में यदि बोले तो हम कहेंगे त्रिविध दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक छुटकारा दिलाना, ये सांख्य का लक्ष्य है। और कैसे होगा, इसका माध्यम क्या है, तो सांख्य ने इसके लिए विवेक ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया है, जिस पर अपन और बाद में विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि सांख्य की जो ये मूलभूत अवधारणाएं मैंने दी, इसी क्रम में मैंने आपके साथ सत्कार्यवाद की चर्चा की, 3 गुणों के स्वरूप की चर्चा की और पिछले टॉपिक में मैंने प्रकृति, उसका स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्कों की चर्चा की।
सांख्य को जानने के लिए, अच्छी तरह जानने के लिए प्रकृति के साथ साथ पुरुष के स्वरूप को भी जानना बेहद जरूरी है। तो आज अपन इस टॉपिक में पुरुष का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क, इस पर हम सांख्य दर्शन में बात करेंगे। तो जैसा कि पहले भी अपने जिक्र किया कि प्रकृति नामक एक मूल तत्व के साथ साथ सांख्य दर्शन में पुरुष को भी मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया और सांख्य कारिकाकार प्रकृति के स्वरूप और उसके अस्तित्व में पक्ष तर्क देने के बाद पुरुष की सत्ता को भी प्रमाणित करते हैं। परंतु यह कह देना ठीक होगा कि सृष्टि की अवस्था में बंधन युक्त जीव को जो प्रकृति के संपर्क में है और कैवल्य को प्राप्त करता है, उसी पुरुष की सत्ता और स्वरूप का वर्णन कारिका में किया गया। यानी जो चूंकि अपने हर मत को प्रकट करने के लिए कारिकाओं की यहाँ चर्चा की गई है या कारिकाओं के माध्यम से जो है अपनी बात कही गई है, तो जिस पुरुष के स्वरूप और अस्तित्व के पक्ष में तर्कों पर हम यहाँ बात करने वाले हैं वह व्यक्त स्थिति वाला पुरुष है। यानी सृष्टि के अंदर जो विद्यमान है। यहाँ क्या बात कहना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ समझने की बात यह है कि दो मूल तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। तो ये जो मूल तत्वों की बात कर रहे हैं, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की बात है। हम पिछली बात में टॉपिक में हमने चर्चा की थी सृष्टि और प्रलय। तो ये प्रलय की स्थिति है कि जब मूल स्वरूप, तो यहाँ हम जिस पुरुष के स्वरूप की बात करेंगे, ज़्यादातर चर्चाएं उसमें उस पुरुष की होगी जो प्रलय की नहीं, यानी मूल स्वरूप वाला नहीं, बल्कि सृष्टि में जो पुरुष विद्यमान है, जिसे पुरुष मानी आत्मा। ये याद रखिएगा, पुरुष मानी आत्मा। पुरुष का मतलब यहाँ आदमी नहीं, इंसान नहीं है। पुरुष का अर्थ है आत्मा। तो यहाँ पर हम व्यक्त सृष्टि में जो पुरुष है उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जाएगी। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यदि हम मूल पुरुष को लेकर बात करें तो वह तो एक है मूल तत्व और अव्यक्त प्रकृति के साथ उसी का संपर्क होता है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ चूंकि अपन एक बात देखेंगे कि सांख्य में जब ये प्रश्न पूछा गया कि पुरुष अर्थात आत्मा एक है कि अनेक, तो सांख्य ने अनेक आत्मा होने के पक्ष में तर्क दिए। और जब हम प्रारंभ में बात पढ़ रहे थे, जब हम ये कह रहे थे कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, तो वहाँ पर ये स्पष्ट था कि द्वैतवाद का अर्थ क्या है कि दो मूल तत्व है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो वहाँ एक पुरुष माना गया। तो ये अव्यक्त अवस्था वाली स्थिति है। लेकिन फिलहाल हम व्यक्त अवस्था वाली स्थिति को लेकर कारिका में पुरुष के स्वरूप और अस्तित्व के पक्ष में तर्कों को देखेंगे। जो अव्यक्त प्रकृति है और जो व्यक्त प्रकृति है, मतलब प्रकृति की दो अवस्थाएं हैं। पुरुष के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है कि पुरुष भी कोई व्यक्त और अव्यक्त अवस्था में आता है। पुरुष के संदर्भ में यदि हम कोई शब्द काम में लें तो हम बंधन युक्त और मुक्त पहली स्थिति जो पुरुष की है वो मुक्त अवस्था है, और प्रकृति के संपर्क में आने के बाद जो दूसरी स्थिति बनती है वो बंधन युक्त वाली स्थिति बनती है। तो प्रकृति के भी जो दो रूप हैं, अव्यक्त और व्यक्त। जब पुरुष के स्वरूप को समझने के लिए हम पुरुष के लक्षणों की बात करेंगे तो प्रकृति के दोनों रूपों से समानता और असमानता का भी जिक्र हम साथ करते हुए चलेंगे कि यहाँ इस मामले में पुरुष प्रकृति के व्यक्त रूप से समान है और या फिर असमान है, और इसी तरह से अव्यक्त रूप से समान है या फिर असमान है। तो हमारे लिए प्रकृति को भी पुनः समझना ठीक रहेगा और पुरुष का भी जो स्वरूप सांख्य में प्रतिपादित किया गया है वो ठीक ढंग से हमारे समझ में आ सकेगा। ठीक है, चलिए तो मैं 2-3 चर्चाएं खासतौर से आज के टॉपिक में करना चाहूँगा। पहली, पुरुष ज्ञाता है। क्या है? ज्ञ। पुरुष को ज्ञ कहा गया। ज्ञ मीन्स ज्ञाता, यानी पुरुष को सांख्य में व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञाता कहा गया है। प्रकृति जब अव्यक्त होती है तब भी और व्यक्त होती है तब भी पुरुष के ज्ञान का विषय बनती है। ठीक है ना? तो हमने प्रकृति के बारे में चर्चा करते वक्त क्या बोला था? प्रकृति विषय है। तो
तो पुरुष विषयी है, विषयी मतलब ज्ञाता, प्रकृति ज्ञेय और पुरुष ज्ञाता। ठीक है, तो पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में अनिवार्य जो विशिष्टता है उसके स्वरूप की, उसमें प्रथम विशिष्टता पर हमने बात की और वह है पुरुष ज्ञाता है, ज्ञेय है। ठीक है, शेष हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पुरुष के स्वरूप को ठीक ढंग से जानने के लिए 6, 7, 8, 10 विशेषताएं हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे और एक एक का विश्लेषण भी करेंगे। आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।